लेट्स माई कॉर्पोरेट दुनिया के साथ मैं प्रदक्षिणा। हम बात करेंगे बिजनेस की चालों की, मार्केट की धड़कनों और कंपनियों की उड़ानों की। कॉर्पोरेट दुनिया, बाजार का वो हर पहलू जिसे जानना जरूरी है। नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहाँ बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। 7 लाख करोड़ रुपए की हुई योग इंडस्ट्री। स्विस बैंकों में भारत के 37,600 करोड़ रुपए जमा, ये 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा। इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिकी हस्तक्षेप टलने के बाद कच्चे तेल की कीमतें गिरीं। अमेरिका को मई में एक्सपोर्ट 16% से ज्यादा उछला, इंपोर्ट 5% से ज्यादा घटा। भारत में योग अब सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का जरिया नहीं है, इसने लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है और योग से जुड़े कामों और प्रोडक्ट्स ने एक नया बाजार भी बनाया है। सरकार की ओर से योग की ग्लोबल ब्रांडिंग से देश में वेलनेस टूरिज्म को भी बड़ा विस्तार मिला है। कर्नाटक, केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य योग पर्यटन के प्रमुख सेंटर बन चुके हैं, जहां विदेशी नागरिक भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति और योग परंपराओं का फायदा लेने आ रहे हैं। फ्यूचर मार्केट इंसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में योग और ध्यान सेवा बाजार इस साल के खत्म होने तक 81.7 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। 2035 तक ये आंकड़ा बढ़कर 155.2 अरब डॉलर हो सकता है। ये क्षेत्र हर साल लगभग 6.6% की दर से बढ़ेगा। इमेजिंग मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2032 के बीच ग्लोबल योग मार्केट हर साल 9% की दर से बढ़ोतरी कर सकता है। 2023 में इसका ग्लोबल साइज 105.43 अरब डॉलर था, जो 2032 तक बढ़कर 250.70 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इक्विंटिस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वेलनेस मार्केट की वैल्यू 490 अरब रुपए है, जिसमें योग स्टूडियो और फिटनेस सेंटर करीब 40% हिस्सेदारी रखते हैं। अगले 3 साल में ये बाजार 20% की रफ्तार से बढ़कर 875 अरब रुपए तक पहुंचने की संभावना है। योग की लोकप्रियता ने इससे जुड़े उत्पादों, योगा मैट, कुशन, परिधान जैसी चीजों की मांग भी तेजी से बढ़ाई है। इसके साथ ही बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो योग को फिटनेस का मीडियम बनाकर लोगों को इस काम से जोड़ रहे हैं। स्विस बैंकों में भारत के लोगों का जमा पैसा 3.5 अरब स्विस फ्रैंक यानी करीब 37,600 करोड़ रुपए हो गया है। ये 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। तब ये रकम सिर्फ 1.04 अरब स्विस फ्रैंक यानी 11,000 करोड़ रुपए थी। ये 2021 के बाद सबसे ज्यादा रकम है, तब ये 3.83 अरब स्विस फ्रैंक करीब 41,000 करोड़ रुपए थे। स्विस बैंक की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी और 1713 में स्विट्जरलैंड ने गोपनीयता के सख्त कानून बनाए। 1998 में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉरपोरेशन के मिलने से यूबीएस बना, जिसे लोग आज स्विस बैंक के नाम से जानते हैं। ये बैंक पैसा जमा करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी जाने जाते हैं। ये पैसा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का है जो स्विस बैंकों में जमा है, लेकिन ज्यादातर बढ़ोतरी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए आए फंड्स की वजह से हुई। व्यक्तिगत ग्राहकों के खातों में जमा राशि सिर्फ 11% बढ़ी, जो करीब 386 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब 3,675 करोड़ रुपए है। स्विस अधिकारियों और भारत सरकार ने साफ किया है कि स्विस बैंकों में जमा सारा पैसा कालाधन नहीं माना जा सकता। ये आंकड़े स्विस नेशनल बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड से हैं, जो बैंकों की देनदारियों को दिखाते हैं। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 2018 से वित्तीय जानकारी साझा करने का समझौता है। इसके तहत स्विस बैंकों में भारतीयों के खातों की जानकारी हर साल देश को दी जाती है। 2019 और 2020 में भी ऐसी जानकारी साझा की गई थी।
ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली और ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 2% की गिरावट के साथ $77.24 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इसकी वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिकी हस्तक्षेप को 2 हफ्तों के लिए टालना है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और ईरान संघर्ष में अमेरिका हस्तक्षेप करेगा या नहीं, इस पर फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्ते में लेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से कहा, निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता होने या न होने की पर्याप्त संभावना है। राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 सप्ताह में इस बारे में निर्णय लेंगे कि उन्हें हस्तक्षेप करना है या नहीं। विश्लेषकों के अनुसार मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए ईरान से ट्रंप की बातचीत की संभावना के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ईरान ने मौजूदा स्थिति में अमेरिका के हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी है, साथ ही कहा है कि इस तरह के किसी भी इंटरफेरेंस से पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ेगा। मध्य पूर्व क्रूड ऑयल का बड़ा निर्यातक है। इस क्षेत्र में संघर्ष से दुनिया के बड़े कच्चा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई की तेल सप्लाई पर असर हो सकता है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इजराइल के हमलों ने ईरान के परमाणु स्थलों और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन इस्लामिक देश की तेल सुविधाओं पर हमला नहीं किया है। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा और उसी के साथ हुए विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। पार्टी ने इस पर लगभग 1494 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कुल चुनावी खर्च का 44.56% है। कांग्रेस ने 620 करोड़ रुपए खर्च किए और खर्च के मामले में वो दूसरे नंबर पर रही, जो कुल खर्च का 18.5% है। ये जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में कुल 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के खर्च का एनालिसिस किया गया। 16 मार्च से 6 जून 2024 के बीच लोकसभा और 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में हुए चुनाव में कुल 3,352 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इनमें से केवल राष्ट्रीय दलों का खर्च 2,204 करोड़ रुपए रहा, जो कुल का 65.7% है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार प्रचार प्रसार पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया। सभी दलों ने मिलकर प्रचार पर 2008 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कुल खर्च का 53% से ज्यादा है। इसके बाद यात्रा खर्च दूसरे नंबर पर रहा, जिस पर 795 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस राशि में से 765 करोड़ रुपए स्टार प्रचारकों की यात्रा पर खर्च हुए, जबकि बाकी कार्यकर्ताओं और प्रचारकों के लिए सिर्फ 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। देश का डिजिटल एड मार्केट चालू वर्ष में 59,200 करोड़ रुपए का हो जाएगा। डेंसू डिजिटल एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट के अनुसार ये मार्केट 20.2% की दर से बढ़ोतरी कर सकता है। डिजिटल इकोसिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2026 में ये 59,856 करोड़ रुपए तक जा सकता है। टेलीविजन और प्रिंट को ये पीछे छोड़ सकता है। कुल विज्ञापन खर्च में ये 61% का योगदान कर सकता है। 2024 में इंडिया एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में 6.3% की ग्रोथ रही थी और ये 1,01,084 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इस वर्ष ये आंकड़ा 1,07,664 करोड़ रुपए पर पहुंचने की उम्मीद है।
2026 में ये 1,15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अभी एड मार्केट में करीब 49% शेयर डिजिटल एड्स का है। सोशल मीडिया पर डिजिटल स्पेंड 29% यानी करीब 14,480 करोड़ रुपए है। भारत में एआई साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं। पिछले साल कुल साइबर अटैक्स में से 72% साइबर अटैक्स एआई बेस्ड थे। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म फोर्टिनेट और ग्लोबल रिसर्च एजेंसी आईडीसी की एक ताज़ा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि साइबर अपराधियों के लिए एआई अब एक नया हथियार बन गया है, जिसकी मदद से वे अब पहले से ज़्यादा गुप्त और खतरनाक हमले कर सकते हैं। एआई आधारित इन हमलों की न केवल संख्या बढ़ रही है, बल्कि इनका पता लगाना भी मुश्किल होता जा रहा है। भारत में सबसे आम एआई इनेबल्ड खतरों में क्रेडेंशियल स्टफिंग, बूस्ट फोर्स अटैक, बिजनेस ईमेल में डीप फेक, एआई जनरेटेड फिशिंग स्कैम और पॉलीमार्फिक मॉलवेयर शामिल हैं। केवल 14% संगठनों का कहना है कि वे इस तरह के एडवांस अटैक से बचाव की अपनी क्षमता को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। इस बीच 36% संगठनों ने माना कि एआई बेस्ड खतरों की पहचान करना उनकी क्षमता से बाहर हो गया है। वहीं 21% ऑर्गेनाइजेशंस के पास इस तरह के अटैक को ट्रैक करने के लिए भी कोई सिस्टम नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर जोखिम भारतीय व्यवसायों के जीवन में एक स्थायी समस्या बन गया है। इस तरह के अटैक अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन को भी टारगेट कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांजैक्शन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर नहीं लेने की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर वसूले जाने की अटकलें और दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार और भ्रामक है। इस तरह की निराधार और सनसनी फैलाने वाली अटकलें अनिश्चितता, भय और संदेह पैदा करती हैं। सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। एमडीआर वो लागत है जो व्यापारी द्वारा बैंक को अपने ग्राहकों से डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए चुकाई जाती है। व्यापारी छूट दर लेनदेन में राशि के प्रतिशत से नापी जाती है। मंत्रालय का स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया था कि सरकार बड़े यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाने की योजना बना रही है। इस बीच एनपीसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई में यूपीआई के माध्यम से लेनदेन 25.14 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले महीने की तुलना में 5% ज्यादा है। मई में कुल 1,867.7 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जबकि पिछले महीने ये संख्या 1,789.3 थी। भारत से अमेरिका को गुड्स एक्सपोर्ट 16.93% बढ़ गया है और ये 8.83 अरब डॉलर हो गया है, जबकि इंपोर्ट 5.76% घटकर 3.62 अरब डॉलर रहा। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। इनके मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों यानी अप्रैल और मई में अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट 21.78% बढ़कर 17.25 अरब डॉलर हो गया, जबकि इंपोर्ट 25.8% बढ़कर 8.87 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने इस्पात, एल्यूमीनियम और कलपुर्जों पर अमेरिका में लगाए गए उच्च सीमा शुल्क के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत अमेरिका को इस्पात और एल्यूमीनियम का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है। उन्होंने कहा कि जहां तक ऑटोमोबाइल्स के कलपुर्जों का सवाल है, तो इस पर सभी देशों के लिए एक समान शुल्क है, लिहाजा हमने इस क्षेत्र पर कोई बड़ा असर नहीं देखा। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि लंबे समय तक ये सिस्टम जारी रहने का कुछ असर हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ देशों को इस टैरिफ से छूट मिलती है तो इसका असर भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है। अमेरिका ने इन उत्पादों के इंपोर्ट पर 25% सीमा शुल्क लगाया हुआ है। अप्रैल मई के दौरान अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। ईडी ने कहा कि उसने कथित पोंजी योजना के तहत निवेशकों से ठगी गई कुल 7,000 करोड़ रुपए की संपत्ति आंध्र प्रदेश सरकार को लौटाने में सफलता हासिल की है, ताकि एग्रीगोल्ड धोखाधड़ी के शिकार लोगों को मदद दी जा सके। जांच एजेंसी ने फरवरी में इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी और 3,339 करोड़ रुपए, जिसका अभी बाजार मूल्य 6,000 करोड़ रुपए है, ऐसी संपत्तियां लौटा दी थीं। ईडी ने अब 611 करोड़ रुपए की और संपत्तियां भी लौटाई हैं, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईडी के अनुसार ये मामला एग्रीगोल्ड समूह की कंपनियों से संबंधित है, जिस पर आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट निवेश के नाम पर लगभग 19 लाख ग्राहकों से हाई रिटर्न या आवासीय भूखंड का वादा करके ये राशि इकट्ठी की थी।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.